स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम आइडिया। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक मॉड्यूल 5 के, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम किस तरीके से इकोनॉमिक का सिलेबस कंप्लीट करेंगे 1 मंथ में। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक मॉड्यूल 5 का। आप बुक खोल के बैठिए मॉड्यूल 5 का, जिसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। अब बेसिकली हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में कि इकोनॉमिक्स होती क्या। तो पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस। पहली बात क्या है इकोनॉमिक्स का, सोशल साइंस। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। दूसरी बात, पहली बात तो ये सोशल साइंस है, दूसरी बात ये ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, ये किसकी स्टडी कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर की। इन द सोसाइटी, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन and goods and services with the given resources. प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसका मतलब क्या है बेसिकली, देखो आप बहुत ध्यान से सुनोगे। पहली बात तो सोशल साइंस का मतलब क्या होता है कि किसी इंसान के बिहेवियर को जानने की स्टडीज़ को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। पहले तो सीधी साफ सी बात ये। दूसरी बात ये है कि बिहेवियर इन द सोसाइटी इन द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस में ह्यूमन बिहेवियर हम किस प्रोसेस में जान रहे हैं। हम जान रहे हैं प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब प्रोडक्शन जब हो रहा है, कंजम्पशन मतलब कोई भी चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम उपभोग कर रहे हैं उसका, कंज्यूम एंड एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी अगर इन चारों कामों में किसी भी ह्यूमन का कोई भी बिहेवियर है, उसको समझना इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, आपको सीधी सी बात समझ में आएगी विद द गिवन रिसोर्सेज। क्योंकि अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम दूसरा वाला टॉपिक करेंगे, जबकि प्रॉब्लम्स कितनी सारी है हमारी, जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं वो हम बात करेंगे। अब आपको पता है कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं बहुत सारे नहीं हैं। मतलब अगर हमारे पास ज़मीन, तो बहुत सारी अनलिमिटेड ज़मीन नहीं है, कुछ लिमिटेड हद तक है। ठीक है, तो इसीलिए हमें पता है कि हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज बहुत कम है। फाइन, तो ये आप इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, बहुत अच्छी डेफिनेशन है ये, और डेफिनेशन आप याद करके जाइएगा। ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स का, तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, ये वाली लिखोगे आप। उसके बाद आपको क्या करना है इकोनॉमिक्स में, ये तो आपको डेफिनेशन पता चल गई। दूसरी बात ये होता है इकोनॉमिक्स में आपको ना अलग अलग राइटर्स भी अपनी डेफिनेशन देते हैं। अब इनको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मतलब एज इट इज, अगर किसी रॉबिन, मतलब जैसे रॉबिन है, इसने कहा कि इट इज अ साइंस दैट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड एंड स्केयर विच हैव अल्टरनेटिव वेज। तो इसको आप क्या करोगे, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसको आप चेंज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अब किसी ने अगर कहा है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे किसी का कोट है, जैसे बहुत लोगों को कोट है कि ये कहावत, ठीक है, कहावत को आप बदल नहीं सकते ना। जो कहावत है वही, जैसे नाचना जाना आंगन टेढ़े ही कहावत है, तो इसको आप मैनिपुलेट थोड़ा कर सकते हो, अपनी तरफ से थोड़ा बना सकते हो। तो ऐसे ही जो ये रॉबिन है, इनने क्या करा है, बोला है कि इट इज़ अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड एंड स्केयर। ठीक है, तो अब मैं आपको बात करूँगी रॉबिन जो होता है, रॉबिन ने क्या कहा, इट इज़ अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड एंड स्केयर। एंड एंड स्केयर का मतलब होता है, स्केयर का तो मतलब होता है कमी, किसी चीज़ की कमी, किसी चीज़ की कमी, विच हैव अल्टरनेटिव वे। ठीक है, वो बोल रहा है कि एक साइंस दैट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर रिलेशनशिप बिटवीन एंड स्केयर विच हैव अल्टरनेटिव वेज। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, एक ज़मीन के टुकड़ों का आपको किस तरीके यूज़ करना है, इस ज़मीन के टुकड़े में आपको कितनी ज़्यादा क्रॉप्स प्रोड्यूस करनी है, ये तो आपके ऊपर है ना। अगर आप अच्छे से यूज़ करोगे तो ज़्यादा क्रॉप्स होगी। अगर आपने थोड़ी बहुत कमी कर दी, थोड़ी बहुत इसमें पानी सही से नहीं दिया, इसका ख्याल नहीं रखा, तो क्रॉप्स कम होगी। ठीक है, तो एक आपको रिसोर्सेज जितने हैं आपको, विच है अल्टरनेटिव वेज, उसको करने के अल्टरनेटिव वेज होते हैं। तो किसी को कमी को पूरा करने के लिए आपको कितना क्या करोगे आप, कितने वेज होने चाहिए उसके, ये रॉबिन ने कहा है। ये इस स्टडीज़ को जानना या फिर इस टॉपिक को समझने को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं रॉबिन की लैंग्वेज में। तो ये दो आप चीज़ें लिख सकते हो इकोनॉमिक के डेफिनेशन में। ठीक है, ये नंबर ये आ जाता है तुम्हारा 3 नंबर का या 2 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन। तो जितना मार्क्स का होगा उसके अकॉर्डिंग लिखोगे आप। ठीक है, अगर 2 मार्क्स का है तो ये डेफिनेशन सफिशिएंट है, लेकिन अगर वो उससे ज़्यादा मार्क्स का है तो आपको ये लिखनी पड़ेगी। फाइन, अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स से, हमने कर लिया। अब हम बात करेंगे मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स से टाइप्स की बात करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा इकोनॉमिक्स, तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। फाइन,
हाँ तो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि हम इकोनॉमिक्स जो है किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स के जो होते हैं 2 पार्ट होते हैं बेसिकली। फर्स्ट होता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो हमारे आज के यानी प्रेजेंट के जो इकोनॉमिस्ट हैं उनने डिवाइड करा है कि 2 तरीके की इकोनॉमीज होती है, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो का मतलब ही पहली बात तो क्या होता है, स्मॉल। क्या मतलब होता है इसका, स्मॉल होता है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। तो अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ economic activities of an economic unit or a part of the economy or a small group of more than one unit। अब देखो क्या होता है बेसिकली, अब इसमें बात कर रहा है कि अगर हम एक पर्सन की बात करें, अगर हम एक पर्सन की बात करें कि एक पर्सन की सैलरी कितनी है या फिर पर कैपिटा इनकम कितनी है, या फिर हम बात करें कि एक पर्सन ने कितना कंज्यूम करा या फिर कितना प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो हम यहाँ बात करते हैं एक पर्सन की, तो एक पर्सन ने कितना कंज्यूम किया, कितना प्रोड्यूस किया, या फिर उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो जिस चीज़ में हम एक इंसान की बात करते हैं या फिर एक पर्टिकुलर पार्ट की बात करते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एन इकोनॉमी यूनिट और अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमी और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ मोर देन वन यूनिट, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो फर्स्टली माइक्रो का मतलब है स्मॉल, यानी एक पार्ट, किसी चीज़ की एक यूनिट। हम जब छोटे अमाउंट में बात करते हैं किसी चीज़ की, एक पर्सन की बात करते हैं इंडिविजुअल में, तो वो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड सेकंड थिंग इज दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द इकोनॉमिक एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब आपको मैं समझाना चाहूँगी पहले। एग्रीगेट का मतलब होता है एक साथ, मतलब क्या होता है, एग्रीगेट का मतलब होता है सम अप, मतलब एक साथ। इकोनॉमी जब डील करती है एक साथ सारे लोगों को ऑफ द कंट्री, एग्रीगेट ऑफ अ कंट्री एज अ होल। अगर हम बात करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ कि हम बोलेंगे कि डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी एक चीज़ की डिमांड, बट यहाँ पर को हम बोलेंगे ऑल प्रोडक्ट्स की डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पर को बात हो रही होती है सिर्फ एक प्रोडक्ट की, जिसको हम बोलते हैं क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेकेंड बात है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, जहाँ हम बात करते हैं सारे प्रोडक्ट्स की, फाइन। तो इसमें हम एज अ होल लेते हैं, जैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इसमें ऐसा वर्ड यूज होता है। एग्रीगेट का मतलब होता है सम अप, मतलब ऑल। मैक्रो का बेसिकली मतलब क्या होता है, मैक्रो का मतलब होता है साथ में, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल पार्ट, और आपका मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। अब लार्ज कब होगा, जब वो एज अ होल वर्क करेगा, है ना, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इन दोनों इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस आता है, इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ। अगर आपको इसके नोट्स में चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, अगली वीडियो में उसका PDF में अपलोड कर दूँगी, फाइन। अब हम बात करेंगे इसके डिफरेंस के बारे में कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। आप इतना ज़रा इसको नोट कर लिए, ये डेफिनेशन नोट कर लिए, आपको समझ में आ गया होगा माइक्रो और मैक्रो का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी इसका डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आता है पेपर में, या तो माइक्रो का पूछेगा तो मैक्रो का पूछेगा, या दोनों डिफरेंस पूछेगा वो। तो आपको अगर मैं बताऊं कि फर्स्ट चीज़ जो है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहली बात हम बात करेंगे डिफरेंस इन द स्केल ऑफ स्टडी। स्केल ऑफ स्टडी का मतलब है कि हम इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में किस तरीके की स्टडी कर रहे हैं। तो पहली बात हम इसमें किस तरीके की स्टडी कर रहे हैं, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट। इसमें क्या कर रहे हैं हम, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट की स्टडी कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किस तरीके की स्टडी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एग्रीगेट। हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, एग्रीगेट। एज अ होल, ठीक है। आपको एग्रीगेट, हम स्टडी ऑफ एग्रीगेट कर रहे हैं। एग्रीगेट का मतलब होता है सम अप या फिर लार्ज पार्ट, मतलब मिलाकर।
सेकंड में है कि डिफरेंस इन द फील्ड ऑफ स्टडी, मतलब इसमें हम किस तरीके की स्टडी करते हैं। इसमें था किसकी स्टडी करते हैं, इसमें किस तरीके की स्टडी करते हैं, मतलब किस फील्ड में करते हैं। अगर मैं बात करूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इस तरीके की स्टडी करते हैं कि इसमें हम लोग बात करते हैं कि जैसे एक रिसोर्स, इसमें हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में। आपको इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं, पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बारे में स्टडीज़ हो रही होती है, ठीक है। प्रॉब्लम पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, और हम बात इसमें डिस्कस करते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ यूटिलाइजेशन या फिर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी आपके पास, मैंने आपको बताया आपके पास एक इतना सा फील्ड है, उसको आपको इतने अच्छे से करना है, इतने अच्छे से आपको कल्टीवेट या फिर इरिगेशन करना है उसमें कि उसकी क्रॉप ज़्यादा हो, इतने अच्छे से आपको इसमें काम करना है कि उसकी क्रॉप्स क्या हो, ज़्यादा हो। तो इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जहाँ यूज़ होना चाहिए बहुत अच्छे से हम हर चीज़ का यूज़ कर रहे हैं जो हमारे पास है। फाइन, इसमें हम इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं इनकम, कि हमारी इनकम कितनी है। इसीलिए हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम वाला टॉपिक आता है, ठीक है, इनकम कितनी है। और दूसरी हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट कितनी है, कि लोग कितने बेरोजगार हैं। और दूसरी बात हम इसमें बात करते हैं ग्रोथ की, ठीक है, इसमें हम बात करते हैं ग्रोथ की, कि कितनी ग्रोथ हुई, जीडीपी, जैसे हम जीडीपी, इसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं इन सब टॉपिक्स के बारे में। लेकिन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट की और आपकी इनकम की। इसमें हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स, पॉलिसीज, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो तीसरी चीज़ क्या है इसमें, तीसरी चीज़ है आपकी डिफरेंस इन इम्पोर्टेंस गिवन टू द प्राइस एंड इनकम कॉन्सेप्ट। अब इनकम प्राइस और इनकम कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो ज़्यादा जो फोकस करता है वो प्राइस डिटर्मिनेशन पे करता है। जैसे इसमें एक टॉपिक है मार्केट वाला, वो करवाऊंगी मैं आपको। तो उससे पहले आपको ये है आपका प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि एक चीज़ आपने बनाई, फॉर एग्जांपल आपने एक तरीके का ये एक गुड बनाया, आपकी कंपनी एक तरीके के बॉक्सेस बनाती है। अब इसका कितना प्राइस लेना चाहिए मार्केट में वो तो आप डिसाइड करोगे ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये बनाया 10 रुपये का, 10 रुपये में उसमें कितना ऐड करना है आपको, प्रॉफिट मार्जिन 10 ऐड करना है या फिर आपको 15 ऐड करना है, वो तो आप डिसाइड करोगे। तो प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट आपने बनाया है उसको कितने में आप बेचोगे, ये प्राइस डिटर्मिनेशन कहा जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो किस पे बात करता है, इनकम डिटर्मिनेशन पे। ये प्राइस डिटर्मिनेशन पे बात करता है, ये किस पे करता है, इनकम डिटर्मिनेशन। ये बात करता है वो प्राइस डिटर्मिनेशन, और ये बात करता है इनकम डिटर्मिनेशन, कि किसी बंदे की अगर इनकम आप ले रहे हो या फिर किसी पर्सन की इनकम है तो उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिसाइड करते हैं हर चीज़ को लगा के। फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी इंसान किसी भी अगर लेबर को 500 रुपये दे रहे हो एक दिन के, तो वो 500 रुपये आप क्या देख के दे रहे हो कि चलो ठीक है, उसको 100 रुपये आने जाने में भी लग रहे हैं, इतने का 400 रुपये का एक दिन में राशन वगैरह आता है। तो इनकम डिटरमाइन कैसे करते हो आप किसी की, देख तो आपकी अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल कि पहले के टाइम में 5,000 रुपये बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन अब 10,000 भी इनकम में घर चलाना मुश्किल हो जाता है। तो ये हमें कैसे पता चला, इनकम हमें कैसे पता चला कि हमें बढ़ानी चाहिए, ये ऐसे पता चलता है कि हम देखते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, घट रही है, किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं मार्केट में, तो उसके हिसाब से वो इनकम डिटरमाइन करते हैं एक पर्सन की। तो ये क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट जो होता है वो प्राइस डिटर्मिनेशन पे है, लेकिन वो है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स इनकम डिटर्मिनेशन पे होता है, ठीक है। अब देखो आपका जो है आपका चौथा आपका डिफरेंस जो है, डिफरेंस इन द मेथड ऑफ स्टडी। अब मेथड ऑफ स्टडी जो है वो किस तरीके की जाती है, इसमें होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अब ये क्या होता है, अब देखो बेसिकली ये एग्जैक्टली होता क्या है, जैसे फैक्टर जो होते हैं, जैसे फैक्टर का मतलब फैक्टर जो होते हैं आपके होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, मतलब ये होते हैं आपके फैक्टर कि आपको लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, ठीक है, कैपिटल चाहिए। अब ये जो लैंड और आपके लेबर, कैपिटल है, ये आपके फैक्टर्स हैं। तो ये जो है आप फोकस करोगे इनमें,
ये जो फैक्टर जो हैं इनमें फोकस किया जाता है। अगर हम इसमें फोकस करेंगे तो इस प्रोसेस, इस स्टडी को क्या बोलते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, कि हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हम फोकस कर रहे हैं। लेकिन अब दूसरी हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, क्वेसी जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपके जितने भी इकोनॉमिक एग्रीगेट हैं, जितने भी इकोनॉमिक एग्रीगेट का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था पहले भी कि एक साथ सारी चीज़ें एग्रीगेट अगर आपस में एक दूसरे पे डिपेंड है। फॉर एग्जांपल अगर कोई, जैसे फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन जो है आपकी, इन्फ्लेशन आपकी महंगाई जो है वो ज़्यादा कब होती है, जब डिमांड ज़्यादा होती है। अब डिमांड ज़्यादा कब होती है, जब किसी को वो चाहिए, यानी पीपल, जब किसी की नीड या वांट हो, जब एक इंसान की नीड या फिर वांट हो वो अगर बढ़ती है तब डिमांड बढ़ती है, तो इन्फ्लेशन होती है। तो आपस में देख रहे हो आप, रिलेटेड है सब चीज़ें। तो इस स्टडी को बोलते हैं क्वेसी जनरल इक्विलिब्रियम, जहाँ पर को सारी चीज़ें जो होती हैं एग्रीगेट इकोनॉमिक, जो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं एक दूसरे पे। फाइन, आपको समझ में आ गया होगा ये। अब हमारा जो है फिफ्थ पॉइंट ये है, डिफरेंस इन द एनालिटिक फैक्टर। एनालिटिक फैक्टर का मतलब होता है कि स्टडी, और अब इसमें एनालिटिक फैक्टर का मतलब माइक्रो इकोनॉमिक जो होता है वो क्या स्टडी करता है, स्टडी ऑफ अ बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल इन अ इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब ये होता है कि आप क्या कर रहे हो, एक जैसे फॉर एग्जांपल 10 रुपये की कोई चीज़ है, इसको जो खरीदने वाला है, कंज्यूमर बोल रहा है कि मैं 8 रुपये की लूँगा, लेकिन प्रोड्यूसर बोल रहा है कि नहीं मैं 9 रुपये की बेचूंगा, कि मतलब मैं नहीं 8 रुपये की नहीं बेचूंगा। तो अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है, बार्गेनिंग होती है, तो एक निकलता है बीच का प्राइस, जिसको बोलते हैं कि 9 की ना आपकी ना मेरी, 9 दे दो आप मेरे को, ठीक है। तो अब प्रोड्यूसर भी एग्री है इस प्राइस में, कंज्यूमर भी एग्री है इस प्राइस में। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों एग्री होते हैं देने के लिए, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। कि मतलब एक जो पैसे देने वाला है उसको भी लग रहा है कि चलो इतना तो है, पैसे देने लायक है, प्रोड्यूसर को भी लग रहा है कि इतना लूँगा तो मेरा घाटा नहीं होगा। तो वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। कि हम क्या करते हैं, बिहेवियर इकोनॉमिक वेरिएबल इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसमें हम इक्विलिब्रियम पोजीशन का हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। बिहेवियर इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक एग्रीगेट। इकोनॉमिक एग्रीगेट्स आपको अब पता चल गया होगा इसका मतलब, इकोनॉमिक एग्रीगेट्स इन अ डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको सेम ही करना है, यानी ये बोल रहा है कि नहीं ज़रूरी नहीं है कि आप इक्विलिब्रियम पोजीशन में, डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन में भी होगा तो वो काफ़ी है, मतलब सही है, हमें चलेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये बात है, पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये बात नहीं होती है, ठीक है। तो अब मैंने आपके साथ डिस्कस किया इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। चौथा क्वेश्चन ये बन जाता है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। एंड फिफ्थ पॉइंट ये बन जाता है कि मैक्रो से ये बन जाता है कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, और ये भी बोल देगा कि ये जो है आपका या तो 4 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी, 2 नंबर में भी, अकॉर्डिंग टू मैंने आपको बता दिया था पहले कि किस तरीके से लिखना है आपको इकोनॉमिक्स का आंसर, व्हाट इज इकोनॉमिक्स का आंसर। अगली बार हम करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम, उसमें से ज़रूर से एक क्वेश्चन आता है, तो 4 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स का हम वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।